नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 और आज न्यूज़ भारत आपके लिए लेकर आया है जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी को। बहुत बढ़िया एक लोकेशन हमें मिला है और हमने ऐसा सोचा कि इस चर्चा को शामिल करने के लिए रवि गढ़पाले जी से इस चर्चा को समय के लिए इस जगह पे हमें उपयुक्त स्थान और कहीं दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि बातें कर्मचारियों की होगी, नियमितीकरण की होगी, घोषणा पत्र की होगी, सरकार के वादों को जो पूर्वानुमान उन्होंने जो लगाया था उनकी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बात होगी कि कर्मचारियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गढ़पाले जी, बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम सीधी बात आर.के. राजपूत के साथ में। रवि गढ़पाले जी, मेरा सबसे सिंपल और एकदम आसान सवाल, जो सब कर्मचारी आपको भी देख रहे हैं, लगभग हमारे चैनल को 18 लाख कर्मचारी देखते हैं, 18 लाख कर्मचारी हैं, 13,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपकी बातों को लोग सुनते हैं गंभीरता से। मैं ये पूछूंगा, क्या अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण इस बार मिलेगा? जी रवि जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया कि हाँ, अनियमित कर्मचारियों की जो बातें हैं वो बातें को आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे साथियों तक पहुँचा पाऊँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी बात है कि आपका भी नाम रवि है और मैं भी रवि हूँ, तो एक अच्छा दोनों रवि मिलके एक नया सूरज जो है हाँ उस उगाएंगे और अनियमित कर्मचारियों के भविष्य और उनके जीवन में उज्जवल सवेरा लेके आएंगे। यही हमारा प्रयास है, आपका भी वही प्रयास है और मेरा भी वही प्रयास है। तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। नियमितीकरण की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे नियमितीकरण होगा। वो मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंस हूँ क्योंकि आप अगर देखेंगे तो दिल्ली सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें या फिर हमारे बगल में जो राज्य है उड़ीसा की बात करें, इन सब जगह में नियमितीकरण हो चुका है। ये तो रहे अलग अलग सरकारें हैं, तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहाँ ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और हाँ, अशोक गहलोत जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिवाली के पूर्व ही दिवाली का तोहफा वहाँ पर सभी अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण करके दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी टुकड़े में 30,000 36,000 कर्मचारियों को वो कर रहे हैं, और आगे जैसे जैसे 1,10,000 जो बाकी के जो कर्मचारी बच रहे हैं, 1,10,000 कर्मचारियों को भी वही न्याय मिलेगा और उन लोगों को, सारे लोगों के लिए नियमितीकरण का रास्ता खुलेगा। तो हमें भी पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कि जन घोषणा पत्र में वादा किया था बिंदु क्रमांक 11 में कि नियमितीकरण करेंगे, बिंदु क्रमांक 30 में ये कहा गया था कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, वो भी अब शायद वो होगा, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। अब चूंकि समय को जो मंजूर है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, हम अपने संघर्ष को हमको लंबा लड़ना पड़ा है, तो भरोसा तो अभी भी है कि वो करेगी। क्योंकि इसमें सरकार के भी अलग अलग पहलू और अलग अलग पक्ष। मैं आपसे एकदम सिंपल से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बोल रहे हैं कि अभी जो हाल ही में मुद्दा उठा है, 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी सरकार जोरों पे लगा रही है, लेकिन कर्मचारी तो 2.5 से 3 लाख हैं प्रदेश में, बाकी वो कहाँ जाएंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण अगर होगा तो शिक्षा कर्मियों की अगर बात करें हम, कि शिक्षा कर्मियों का जब संविलियन हुआ था, ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षा कर्मियों को एक साथ संविलियन कर दिया गया था। 8 वर्ष का जो वर्ष बंधन रखा गया था, जिसकी वजह से जितने जो कर्मचारी थे, जितने जो शिक्षाकर्मी थे, जिन लोगों ने 8 साल का उम्र पार कर लिया था, उन सबका संविलियन हुआ, और जो 8 साल की उम्र को पार करते गए वैसे-वैसे अलग-अलग स्लैब में उन लोगों का संविलियन होता गया। और आज के समय में ऐसा हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में एक भी शिक्षाकर्मी नहीं है और समाप्त हो चुके हैं सारे शिक्षाकर्मी, सारे नियमित हो चुके हैं। ठीक वैसे ही अगर सरकार, चूँकि हम 1,80,000 अनियमित कर्मचारी की बात करते हैं, तो सारे लोगों का नियमितीकरण होगा। लेकिन उसके लिए अगर वर्ष बंधन लगाया जाता है, चाहे वो 5 साल का वर्ष बंधन आता है कि 8 साल का आता है कि 10 साल का आता है, ये तो सरकार अभी भी निर्णय नहीं ली है। तो मैं इस मामले में कोई डेफ़िनेट बात नहीं बोल पाऊँगा कि 8 साल का ले रही है, 10 साल या 5 साल का ले रही है करके। लेकिन वो कोई न कोई वर्ष बंधन ज़रूर लाएगी, क्योंकि नियमितीकरण या संविलियन जब भी हुआ है, कोई न कोई वर्ष बंधन हुआ है। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो वहाँ भी वर्ष बंधन लिया गया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर वर्ष बंधन जब लाया जाएगा तो 1,80,000 में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 साल या 8 साल की उम्र क्रॉस करेंगे, वो वैसे ही 45,000 कर्मचारी है। मैं खुद अनियमित कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा खुद का नियमितीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 साल का अगर क्राइटेरिया होगा तो मेरे को 9 साल ही हुआ है अभी काम करते हुए, तो मैं खुद उस क्राइटेरिया में नहीं आ पाऊंगा अगर 10 साल का स्लैब अगर सरकार लेकर आती है। क्योंकि ये मुद्दा तो उठ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक पेपर की कटिंग आई थी जिसमें 1998 के बाद के कर्मचारियों को इस नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। उसने साफ साफ उल्लेख किया, सरकार घोषणा पत्र में 2018 में करती है, प्रदेश का स्थापना 2000 वर्ष में होता है, 1998 की बात है ये। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कर्मचारी कुछ नाराज भी हैं, कुछ कह रहे हैं कि गए काम से
इसमें कुछ होने वाला नहीं, तो अपने कर्मचारियों के लिए क्या संदेश है, डरना जी चाहिए? जी जी नहीं, बिल्कुल हमारे जितने भी प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी है, उनमें से किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार की डर या भय या संशय की जरूरत नहीं है कि उनका नियमितीकरण नहीं होगा करके सोचने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी इसको आपको टेक्निकल इशू को बताना चाहूँगा। क्लियर कर रहे हैं हाँ, आप। मैं क्लियर करूँगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, जो जजमेंट आया था 10/4/2006 को एक जजमेंट आया था उमा देवी प्रकरण जी। के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी अनियमित नियुक्तियां हुई हैं या बैकडोर एंट्रियां हुई है, उनके नियमितीकरण के लिए जो जजमेंट था, जिसमें कहा गया था कि ये जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको वन टाइम के लिए सेटलमेंट किया जाए। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट करते हुए जो 10 साल का क्राइटेरिया करते हुए उन लोगों का नियमितीकरण किया गया था, और ये भी उसमें एक क्लॉज लगाया गया था कि इसके बाद से और अनियमित भर्तियां ना की जाए विभाग में। लेकिन चूंकि राज्य सरकारें, देश भर में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं, और राज्य सरकारों ने क्या किया कि वो अनियमित भर्तियां लगातार करती गई हैं। तो जिन्होंने गलतियां की हैं वो गलतियां ही वही गलतियां को सुधारेगी। तो हम चाहते हैं कि जो गलतियां हुई हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि 10 साल वालों को नियमित करना है। इसमें भी मैं एक चीज़ और दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो हमारे साथी हैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा। आप ये मत सोचिए कि सरकार 10 साल का ही नियम बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो 10 साल सेटलमेंट इसलिए था कि, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आपसे कोई पैसे उधारी लिया है, जी। आपसे 1 लाख रुपए वो उधारी लिया और वो 2 साल तक भी आपको दिया नहीं, आपको 2 महीने में देने वाला था, आप घूम के 2 साल उसके हो गए। 2 हो गए। उसके बाद क्या हो गया कि आप बीच में किसी ब्रोकर, मतलब आपके किसी दोस्त को पकड़े हो जो उसका भी दोस्त है, और वो बोलता है कि नहीं यार, ये 50,000 और देगा, और तेरे को 20,000 पहले ही दे चुका, मतलब 70,000 होगा, 30,000 नहीं दे पा रहा है। तो वो सेटलमेंट वाला बीच का, और वो भी मान लिया कि हाँ मैंने 1 लाख दे दिया, और आप भी मान लिए चल 70 भी मिला तो हो गया। तो उस तरीके से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उमा देवी प्रकरण में, उसमें ये था कि सेटलमेंट किया गया था कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच में कि एक 10 साल वाले जो 10 साल जिनकी सेवाएं पूरी हो चुकी है उनको नियमित कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि जिन लोगों का 10 साल होता जाएगा वो लोग नियमित होते जाएंगे। कई लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि मेरी जो जॉब है, वो अगर मैं 10 साल तक लगातार सेवा देते रहूँगा और लगातार मेरी 10 साल की सेवा हो जाएगी, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट के अनुसार मैं नियमित हो जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कई लोग उस नज़र से भी देखते हैं कि 10 साल तक मेरी सेवा अवधि होगी और उसके बाद मैं नियमित हो जाऊँगा। तो वैसा नहीं है, वो उन्होंने सेटलमेंट किया था, वन टाइम सेटलमेंट। और उसके साथ-साथ एक और जजमेंट में एक और क्लॉज़ जोड़ के उन्होंने बताया था कि इसके बाद से और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की या अनियमित भर्ती जो है नहीं होनी चाहिए करके। लेकिन सरकारों ने गलती की है और उन्होंने दैनिक वेतनभोगी भी लिया है, संविदा भी लिया है, प्लेसमेंट भी लिया है, जॉब दर भी लिया है, मानदेय वाले भी लिए हैं, ठेके कर्मचारी भी उन्होंने भर्ती किए हैं। इस प्रकार से अनियमित कर्मचारी के जो 7 अलग-अलग प्रकार हैं, उनकी भर्तियां वो लगातार कर रही। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को राज्य सरकारों ने अवहेलना की है। तो राज्य सरकारों ने जब गलती की है तो उस गलती को सुधारे। शिक्षा कर्मियों का जो मामला था वो भी राज्य सरकारों ने क्या किया, मैं उसको बताना चाहूँगा। एक तरफ नियमित शिक्षक थे जो लगातार जो भर्तियां हो रही थी 1995 से पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी वो नियमित शिक्षकों के रूप में हुई थी। फिर उसके 95-98 के बाद से आप देखेंगे तो शिक्षा कर्मियों के रूप में एक नया वर्ग बनाया गया और एक सिस्टम जो पहले से स्थापना का जो तैयार था शिक्षा भर्ती के लिए, उसमें एक पैरेलल सिस्टम उसी अर्हता उसी योग्यता वाले को शिक्षाकर्मी बना के रखा गया। चूंकि एक नियमित कर्मचारी और एक शिक्षाकर्मी के बीच में मनमुटाव, एक द्वेष की भावना, हाँ, और एक को उसी चीज के लिए उसको ज्यादा वेतन और ज्यादा सम्मान और एक तरफ उसके उसके सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होना। तो इस तरह से हर एक जो कर्मचारी था वो कुंठित हो रहा था। उनके सामाजिक जो उसके दायित्व है, सामाजिक उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने भी 20 साल 25 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी शिक्षा कर्मियों ने, और आज जो है उन्होंने अपने हक और अधिकार को पाया है। तो राज्य सरकार चाहे तो ये गलती को सुधार सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने ही गलती की है। तो सरकार को हम उन्होंने जो गलती की है उस गलती को सुधारने के लिए आंदोलन को करते हैं और अपनी मांग को रखते हैं, और हमारी जायज़ मांगों को कांग्रेस पार्टी ने समझा, तभी उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है। माना कि वाकई में जो पूर्व में जो सरकारें रही उन्होंने गलती की है, उस गलती को सुधारने का अगर हमको मौका मिलेगा, हम राज्य सरकार में आएंगे तो नियमित करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है, निश्चित तौर पे हमें भरोसा है कि वो नियमित करेंगे। क्योंकि कुछ सुनने में ये भी आया है कि कह रहे हैं कि नियमितीकरण जरूरी है और राज्य सरकार ने इस पर अब कमेंट भी कर दिया है कि हम 45,000 कर्मचारियों को करेंगे। सामने चुनाव है 2023 का,
एकदम बात को एकदम मैं एक आम कर्मचारी की नज़र से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे बोला जाता है, फ़ोन करके मुझे जाते हैं, मैसेज में ईमेल करते हैं, वो कहते हैं कि सामने चुनाव है भैया, का पता इधर ही हम मतलब फिर घुमा दी, का पर आचार संहिता सामने लग जाही, ओकर बाद फलाना ऐसे-ऐसे कह के तो ऐसा करके बहुत सारा कमेंट आता है। तो आपको भी कहीं लगता है कि सरकार, क्योंकि अभी हाल में ही बहुत सारे हड़तालों को स्थगित करना पड़ा हो, चाहे वेतन दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे आपका हड़ताल हो 7 दिन का, चाहे वन विभाग के कर्मचारी हो और अभी जो बैठे हैं अनुकंपा नियुक्ति वाले, वो भी कर्मचारी हैं। तो क्या ये सब चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, या वाक़ई सरकार की मंशा है कि इस बार हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे? अ, देखिए आपके नज़रिए से पर्सनल देखिए व्यक्तिगत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण का जो मुद्दा है वो वाक़ई में एक राजनीतिक मुद्दा ही है। जी। वो राजनीतिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये वोट बैंक का मुद्दा है। क्योंकि अगर मैं 1,80,000 की बात करूँ तो प्रदेश में अगर 1,80,000 लोग हैं और हर एक परिवार में अगर 5 वोटर भी होते हैं तो 18 पंचे 90 मतलब 9 लाख वोट, लगभग 10 लाख वोट के आस-पास होता है। ये सारे लोग बल्क में जो है पिछले बार किसके साथ गए थे, किस पार्टी का साथ दिए थे, वो सबको पता है ना? किसने हमें धोखा दिया और किसका हमको साथ देना था। हम लोगों ने उस समय एक कैंपेन भी चलाया था, मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 में, कि हम लोगों ने हड़ताल किया था 23 दिन का। उस 23 दिन के हड़ताल में भी हमारे खिलाफ, हमारे साथियों के खिलाफ, मेरे खुद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। हमारे 15 साथी आज भी मतलब कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अभी जो 7 दिन का आंदोलन हुआ उसमें भी हम लोगों ने, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, हमारे 3 साथी। जी, जी, आप लोग भी रहे हैं उसमें। तो निश्चित तौर पे बड़ा आंदोलन हम लोग करते आए हैं और उसके कारण हम, हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज होता है। हम एफआईआर से दर्ज होने से या जेल जाने से डरते नहीं हैं, चूँकि हमको ये मालूम है कि ये एक कुप्रथा है और इस कुप्रथा को पूरे छत्तीसगढ़ से समूल ग्रसित इसको है। हटाना है। हाँ, इसको हटाना है और इस हटाने की ज़िम्मेदारी अगर मेरे को दी गई है, तो उस ज़िम्मेदारी को मैं निभाने के लिए मैं जिस हद तक मैं काम कर सकता हूँ, वो काम करने का कोशिश करता हूँ। तो रही बात आपकी कि ये होगा या नहीं होगा, तो चूँकि एक जन घोषणा पत्र का मुद्दा है, दूसरा एक बड़ा वोट बैंक का मुद्दा है। देखिए, अगर ये मुद्दा न्यायालय, अगर हम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके अगर नियमितीकरण पा सकते, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते और उसके बाद अपना नियमितीकरण ले सकते थे। लेकिन चूंकि ये न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर है, न्यायपालिका से हमें न्याय नहीं मिल सकता। ये हमको, जहाँ तक सारे जो वर्ग हमसे जुड़े हैं, उसमें हमको ये समझ में आया कि जजमेंट, न्यायपालिका जो है हमको न्याय नहीं दिला पाएगी इस मुद्दे को लेके। दूसरी बात, अगर हम चाहें कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारा कुछ करते, जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाए, तो वो भी आपको पता है कि लाल फीताशाही इतना हावी होता है कि वो खुद से निर्णय ले पाना उस नहीं लेते और बहुत काफ़ी कठिनाई से उनको सामना करना जी, पड़ता जी। है। अब उसके बाद हमारे जो लोकतंत्र है उसमें तीसरा जो स्तंभ आता ख़त्म आ है गया। कि वो है विधायिका। विधायिका मतलब हमारे जो विधायक और विधायक। जनप्रतिनिधि होते हैं, हम लोगों ने भी तीसरा जो विकल्प है उसको चुनते हुए केवल इन विधायकों और विधायिका पे जोर डाला है। आपने देखा होगा कि पिछला जो 4 विधानसभा हुआ है, उस चारों विधानसभा में अनियमित कर्मचारी को नियमित करने के लिए सवाल किया गया है और जिसमें हर बार जो है भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा है कि हम जो है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कर्मचारियों का। एजी साहब से अभिमत मांगा गया है, विधि विभाग से अभिमत मांगा गया है कि कहाँ कौन-सी बाधाएँ हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उमा देवी प्रकरण में, उसमें ये कहा गया था कि जो कर्मचारी नहीं है और जिन कर्मचारी को नियमितीकरण करना है, तो चूंकि ये लोग, कुछ लोगों की बैकडोर एंट्री हुई होगी या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, तो उन लोगों का नियमितीकरण का बात अगर हो रहा है, तो जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 16 जो अवसर की समानता का अधिकार हमको देता है, संवैधानिक अधिकार है, ये अधिकार के लिए जो आम नागरिक है उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर भी हमारे नियम कानून में यही चीज़ का दांव-पेच फंसा हुआ है, जिसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी भी विधि विभाग और एजी से जो अभिमत मांगा गया है, वो अभी तक नहीं आया है। मैंने भी आरटीआई के माध्यम से ये चीज़ें जीएडी से पता की है, तो जीएडी में जो कार्रवाई हुई हैं, उनके भी मेरे पास 36 पन्ने की एक जानकारी मेरे को प्राप्त हुई। तो जो बातें जीएडी से हमको मिल रही है, जो बातें हमको विधानसभा से भी, जो सवाल वहाँ पर पूछते हैं विपक्ष के लोग और मुख्यमंत्री महोदय जी का जो जवाब आता है, तो वो सिमिलर है। तो निश्चित तौर पे हमको मालूम है कि अगर उमा देवी प्रकरण पे जाएँगे या 10 साल वाला जो आपने सवाल किया कि क्या 10 साल के बाद 10 साल वाले जो नियमित हुए थे, उसके बाद अब 1998 वाले जो नियमित हुए थे 2008 में, तो 2008 के बाद और नियमितीकरण नहीं होगा, ये जो जजमेंट आया है, तो अ, वो सही है, वो नहीं होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो नियमितीकरण हो, वो शिक्षा कर्मियों के तर्ज पे हो। क्या जब शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ था, तो क्या वो उमा देवी प्रकरण या एजी साहब से अभिमत या फिर
जो संवैधानिक अधिकार है हमारा 14 और 16 का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, ये जानकारी तो शिक्षा कर्मियों के सिविलियन के समय भी तो सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो तो ये चीज़ देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1,40,000 लोगों का लगभग सिविलियन हुआ है। तो उतने बड़े तादाद पे अगर सिविलियन किया जाना था, तो ऐसा तो नहीं कि किसी के संवैधानिक अधिकार, आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार का हनन करते हुए कोई सरकारें निर्णय ले ली होगी, ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसा उन्होंने एक लूप होल बनाया होगा जिसके ज़रिए वो सारे शिक्षाकर्मी जो है सिविलियन हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी को अगर नियमित करना है, तो वैसा ही कोई एक लूप होल बनाया जाए और उस लूप होल में सारे कैडर के लोगों को एक मर्ज किया जाए। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक आईएएस लोगों का एक कैडर होता है, ठीक वैसा ही अनियमित कर्मचारियों का एक अलग से कैडर तैयार किया जाए। उस कैडर में सारे लोग जब एक बार इस सिस्टम में आ गए, उसके बाद उनके लिए एक नियम बनाया जाए, जैसा कि शिक्षाकर्मी सिविलियन का नियम बनाया गया था। और नियमितीकरण के लिए तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे कि उमा देवी प्रकरण में ये बात आती है कि 10 साल वालों को नियमित कर देना था, ये वाली बात। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल ही वो एक क्राइटेरिया हो गया कि 10 साल वाले ही नियमित होंगे। नियमित होने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये भी बताया है कि अगर लगातार आप 3 साल सेवाएँ देती हैं, तो आप उसके बाद नियमित होने के पूरे-पूरे हकदार हैं। तो हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 3 साल वालों का ही नियमितीकरण हो। हमको जो है 8 साल या 10 साल का स्लैब लगाएँगे तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो है छूट जाएँगे। मैं छूट स्वयं जाएँगे। भी उस क्लॉज़ जी। में नहीं आ पाऊँगा। तो 3 साल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 3 साल तक अगर लगातार सेवाएँ दे रहे हैं, तो आप नियमित हो सकते हैं। वो अस्थायी नौकरी स्थायी हो सकती है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर अनियमित कर्मचारियों को नियमित की बात आ रही है, तो सामने विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता उससे पहले है, तो ये मामला सब 4 या 5 महीने का है। तो जनवरी में आएगा खुशखबरी कि फरवरी में आएगा खुशखबरी? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में ही इसको लाने वाले हैं, चूँकि अभी आने वाले समय में दिसंबर में शीतकालीन सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में तो ख़ैर चीज़ें अभी तक हम लोगों को जिस प्रकार से जो जानकारी मिलती है, अभी भी मैं आप आज के डेट में भी बता रहा हूँ। ये जो 45,000 की जो आप बात कर रहे हैं, लगभग 10 दिन पहले की बात है कि ये खबर अपने को निकल के आई थी। लेकिन इसके बाद भी अभी भी विभागों से जो कर्मचारियों की जानकारी कलेक्ट करने की बात है, वो अभी भी जानकारियाँ मंगाई जा रही है। जी, जीएडी लगातार के जान हाँ, जानकारी जीएडी जारी के है। पास अभी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, अगर नियम कानून बनाना है तो आपको डेटा चाहिए होगा, है ना? तो डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो डेटा तो कलेक्ट होने का जब काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि फरवरी जो बजट पेश होगा, आम बजट पेश होगा, उसमें 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 जानकारी सौगात मिल मिलेगी। सकती है। चलिए बहुत-बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी हर एक चीज़ को बारीकी से समझाते हुए हमारे कर्मचारियों को, हमारे दर्शकों को बताया कि कब, किस समय कैसी जानकारी हमें मिल रही है और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो वादा अपने घोषणा पत्र में जो किया था, उसका निर्वहन वो जल्द से जल्द इस फरवरी या इस जनवरी में कर दे। क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं वो लगातार इस चैनल के माध्यम से और ऑल भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आवाज़ को लगा रहे हैं और उनका भी काफ़ी दुखदाई जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इस बार ना वो दिवाली मना पाए, ना होली मना पाए। सभी धरने स्थल पे बैठे हैं सबका परिवार, क्योंकि हमने उस व्यथा को देखा था। और हम आपसे और भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा है, सामने चुनाव है, ऐसे में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7, कैमरामैन गणेश के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।